वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी बीएसटीसी अभ्यर्थियों का हमारे इस राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित टॉप 200 प्रश्नों की बात करेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 प्रश्नों की बात करेंगे, कल वापस 50 प्रश्नों की बात करेंगे। इसी तरह हम दोस्तों कुल 4 वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि के टॉप 200 प्रश्नों की बात कर चुके होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये आपका, यानी कि सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में कोई स्कोर करा सकता है तो वो है दोस्तों शिक्षण अभिरुचि। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक अच्छे टीचर की तरह परीक्षा पत्र में क्या करना है, व्यवहार करना है। यानी कि प्रश्न पत्र में आपको एक अच्छे टीचर की तरह व्यवहार करना है कि आप अच्छा टीचर किस तरह से सोच सकता है और किस तरह से वो अपने बच्चों को हैंडल कर सकता है दोस्तों। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है कि सामाजिक आर्थिक यानी कि सोशल इकोनॉमिकल रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों उन्हें इसलिए होती है दोस्तों कि उनके सांस्कृतिक यानी कल्चर और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, इसलिए उनको जरूरत होती है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे आंसर भी साथ के साथ दे रखे हैं दोस्तों, ताकि आप बाद में जो पीडीएफ प्राप्त करोगे उसमें आपको आंसर मिल सके और आप आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हो दोस्तों। आपको इन 200 प्रश्नों के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने भी पीटीटी एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्रैक किया है और मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट रहा हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने दूसरा नंबर का कि कक्षा में सृजनात्मक क्रिएटिविटी और प्रतिभाशाली ब्रिलियंट बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है दोस्तों? क्योंकि टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर वे निर्भर करता है। यानी कि किस तरह से बच्चों में क्रिएटिविटी जगाई जा सके और प्रतिभाशाली बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, वो टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों पर ही उपयोग पर ही निर्भर होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि टीचर किस तरह उन पर उपयोग करता है। तीसरा है दोस्तों कि शिक्षण अभियोगिता का अर्थ क्या है। दोस्तों शिक्षण अभियोगिता का अर्थ आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? दोस्तों शिक्षण अभियोगिता का अर्थ होता है कि शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, यानी कि शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं अपने शिक्षण अभियोगिता का अर्थ होता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप एक शिक्षक हो, आपको ज्ञान के अलावा आप विद्यार्थी को क्या क्या सिखाओगे? दोस्तों आप सिखाओगे कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करोगे, उनके लिए विपरीत परिस्थितियों में संयम व संतुलन न खोना, इसके बारे में सिखाओगे, और समय का सदुपयोग करना तो सिखाओगे दोस्तों। समय ही महत्वपूर्ण होता है एजुकेशन मामले में या फिर किसी भी मामले में। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपको ज्ञान के अलावा भी विद्यार्थियों को प्रोवाइड करवाने हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वो किसके केंद्रित होगी। दोस्तों वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पर बाल केंद्रित है नहीं तो आपको क्या करना है, छात्र केंद्रित करना है। यानी कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित होगी। ठीक है, अगर आप बी ऑप्शन को टिक करते हो दोस्तों तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। अगर आप पाठ्यक्रम केंद्रित करते हो तो शायद आपको एक या 2 नंबर आपका कट जाए, और रोजगार केंद्रित करते हो तो भी आपको 1 नंबर कट जाएगा, और समाज केंद्रित करते हो तो आपको शायद 3 नंबर मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। यानी कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य हमारे विचार की अगर बात करें तो वो होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चों का संपूर्ण रूप से विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसमें किस मुख्य बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अपन को याद रखना चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्य को, पहली बात तो अपन को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस लेवल का है, यानी कि वो पहली में पढ़ रहा है या दूसरी में पढ़ रहा है या फिर 5वीं में पढ़ रहा है, तो उसी के अनुसार अपन को पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है उसके लिए। अगर कोई 5वीं कक्षा का बच्चा है और उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि वो साइंस अच्छी तरह से जानता है, तो हम उसको साइंस में अच्छे एक्सपेरिमेंट के अच्छे पाठ्यक्रम को ऐड करें ताकि उसको और अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। और दूसरा है दोस्तों छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं के अनुसार। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई 5वीं कक्षा का है तो उसको योग्यता के अनुसार, उसकी रुचि किस में है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, इसी के अनुसार अपन को पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए।
8वां क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्व मानते हैं, यानी कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों हम मानते हैं सबसे अधिक सामाजिक अंतःक्रिया को, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया को। बालक अगर समाज में रहकर भाषा को सीखता है तो वो बहुत जल्दी भाषा को अच्छे से सीख सकता है, यानी कि उसका वातावरण ही सामाजिक तौर तरीके के रूप में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 9वां है खालिस्तान में अपन को भरना है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है। क्या लेखन, क्या सुनना, क्या अक्षर ज्ञान, क्या संप्रेषण। दोस्तों हम भाषा का उपयोग करते हैं संप्रेषण करने के लिए, यानी कि बातों को समझाने के लिए, तो संप्रेषण इसका सही जवाब आ जाएगा कि संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए। दोस्तों शिक्षक को तब जांचना चाहिए जब लिखित कार्य क्या हो जाए, पूरा होने के तुरंत बाद उसको जांच लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सप्ताह के अंत में रविवार को जांच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रविवार को तो छुट्टी होती है स्कूलों की, अगले सप्ताह के दौरान नहीं दोस्तों, ऐसा अपन को आलस नहीं पालना है। जब शिक्षक को खाली समय मिले, नहीं दोस्तों, उससे बच्चा कुंठित हो सकता है कि हमारा होमवर्क गुरुजी ने चेक नहीं किया। क्यों नहीं किया दोस्तों, इसी बात को वो लेकर परेशान होता रहेगा कि क्या मेरा होमवर्क सही है या गलत है। इस तरह से आपको लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद ही अगर आप शिक्षक बन जाते हो तो आपको तब के तब अपने बच्चों का गृह कार्य क्या करना है, चेक करना है दोस्तों, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ मैंने जो किया है वो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हो। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। कौन करता है दोस्तों, क्या पुस्तकें दोस्तों ज्ञान प्रोवाइड करवाती है, ना कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करती है। प्रार्थना सभा से अपन को क्या मिलती है दोस्तों, प्रार्थना सभा से एक अलग ही मोटिवेशनल मिलता है कि हम शुरुआत में भगवान का नाम ले और हमारी पढ़ाई को चालू करें। वार्षिकोत्सव नहीं दोस्तों, ये एक तो वार्षिकोत्सव तो एक तरह से दोस्तों मनोरंजन का कार्य हो जाता है। खेल का मैदान दोस्तों, खेल का मैदान लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है खेल का मैदान दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। अगर आपको स्कूल का प्रधानाचार्य बना दिया जाए, हेडमास्टर जी बना दिया जाए, तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप करोगे छात्रों के लिए प्रेरणादायक, यानी कि छात्रों के लिए मोटिवेशन स्पीकर की तरह होना चाहिए वो। ठीक है, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, ऐसा नहीं कि मैं उस अध्यापक को नीचा दिखाना चाहता हूं, उसको मैं ज़्यादा मानता हूं, ऐसा नहीं। सबके साथ समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, अपने स्टाफ के साथ हमेशा खड़ा रहने वाला होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए, यानी कि ये सभी के सभी गुण एक प्रधानाचार्य में उपस्थित होने चाहिए, तभी वो प्रधानाचार्य कहलाएगा, अन्यथा वो एक प्रधानाचार्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। यानी कि कोई शिक्षिका है, यानी कोई मैडम है, वो अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से यानी कि अंदर से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, उसको कैसे प्रोत्साहित कर सकती है दोस्तों। प्रतियोगिता परीक्षण से, या व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनके निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, या फिर साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, या फिर उनकी चिंता और डर पैदा करने पर। दोस्तों ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। बच्चे दो प्रश्न, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से या फिर व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनके निपुणता पाने में उन्हें मदद कर। दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा बी कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उन्हें निपुणता पाने में मदद देकर उसको क्या करनी चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए एक शिक्षिका को। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही एक शिक्षक को करना चाहिए दोस्तों, ना कि उसे लालच देकर कि लो टॉफी लो और आप चलो पढ़ने बैठ जाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। बाल केंद्रित मैंने आपको बताया था, या छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, आपके अनुसार, मेरे अनुसार, आपके अनुसार, सभी के अनुसार एक शिक्षण की योजना पद्धति बाल केंद्रित होनी चाहिए। जैसा बच्चा सोचता है वैसे ही शिक्षक को सोचने की जरूरत होती है दोस्तों, तभी एक शिक्षक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शिक्षा शक्ति का सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति का सत्ता का स्रोत क्या है दोस्तों। महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए ये एक शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, महिलाओं के लिए और पिछड़े बच्चों के लिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षा का मूल कार्य क्या होना चाहिए। दोस्तों शिक्षा का मूल कार्य क्या होना चाहिए? क्या छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या छात्रों को उनकी गलतियां बताना चाहिए, या फिर अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण को तैयार करना चाहिए, या फिर छात्रों के स्वाध्याय में सहायता करना चाहिए? दोस्तों शिक्षक का मूल कार्य होना चाहिए अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना ही शिक्षक का मूल कार्य होना चाहिए। पहले तो अध्ययन के लिए एक अनुकूल वातावरण की जरूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जाके पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक अच्छे से माहौल की जरूरत होती है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एक अध्यापक को देने के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में शिक्षित बेरोजगार का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि अपने देश भारत में शिक्षित तो हैं लोग बाग, लेकिन बेरोजगार भी हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी शिक्षा उद्देश्यहीन शिक्षा है। यानी कि कोई किधर पढ़ रहा है, कोई किधर पढ़ रहा है, यानी कि उसकी उद्देश्यहीन शिक्षा है। यानी कि उनका एक एम नहीं है, यानी कि एक लक्ष्य नहीं है उनका। अगर उनका लक्ष्य होता है, जैसे कि आपका लक्ष्य क्या है, बीएसटीसी एग्जाम को क्रैक करना है। क्या है आपका लक्ष्य? बीएसटीसी एग्जाम को क्रैक करना है। आप उसी पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ते जा रहे हो, और मुझे आशा है कि आप एक दिन आपके पास सफलता जरूर आएगी और आप बीएसटीसी एग्जाम को पास करोगे जल्द ही दोस्तों। इसी तरह आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार का प्रमुख कारण उद्देश्यहीन शिक्षा है। यानी कि वो कर रहे हैं तैयारी, लेकिन किस दिशा में कर रहे हैं उनको ये तक पता नहीं होता, इसलिए वह बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जाते हैं दोस्तों। इसी तरह आपको उद्देश्यहीन शिक्षा नहीं प्राप्त करनी दोस्तों, आपको उद्देश्यहीन शिक्षा नहीं प्राप्त करनी, आपको उद्देश्य सहित शिक्षा प्राप्त करनी दोस्तों। ठीक है, लक्ष्य तो बनाना जरूरी होता है दोस्तों। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? दोस्तों किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? दोस्तों वो लोकतांत्रिक नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? यानी कि इस प्रश्न को समझना आवश्यक है दोस्तों कि कौन सी विधि वास्तविक अनुभव, यानी कि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। दोस्तों ऐसी कौन सी है? क्या हम पाठ्य पुस्तक विधि से वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, नहीं कर सकते। क्या हम भाषण विधि से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट के कारण नहीं कर सकते दोस्तों। भ्रमण से हम वास्तविक अनुभव प्रदान कर सकते हैं। जैसे आपको आमेर के बारे में पढ़ाना है, आपको आमेर फोर्ट के बारे में आपको पढ़ाना है, तो एक तो आप आमेर पाठ्य पुस्तक में देखकर पढ़ाओ, और एक उनको घुमा आमेर ही दिखाकर पढ़ाओ, तो किस तरह का अनुभव प्राप्त होगा? वो जल्दी सीखेंगे, बच्चे जल्दी सीखेंगे कि आमेर फोर्ट इस तरह से है, ये देखिए दोस्तों ये आमेर है। इस तरह से आप उनको पढ़ाओगे तो उनको वास्तविक अनुभव प्रदान करने में बहुत ही आसानी मिलेगी दोस्तों। तो इसका सही जवाब ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। इसका सही जवाब आ जाएगा कि सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए वे सिखाना पसंद करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? अगर उनको अपने छात्रों को समझना है तो शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? उनको दोस्तों बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन साइकोलॉजी का उनको ज्ञान होना चाहिए। बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचि और प्रवृत्तियां किस प्रकार की होती है, ये सभी की सभी बातें एक शिक्षक को पता होनी चाहिए दोस्तों, तभी वो शिक्षक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 22वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौणवाहक हो सकते हैं? कौन से सोशलिज्म के गौणवाहक हो सकते हैं? दोस्तों ये हो सकता है विद्यालय और आस पड़ोस एक सामाजिकरण के गौणवाहक हो सकते हैं, यानी कि विद्यालय और आस पड़ोस। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 23वां क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। उत्थान का अर्थ होता है दोस्तों शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना ही क्या होना चाहिए? उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, प्रथम उत्थान का। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपने सामने कि अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर से आशा करते हैं। यानी कि अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों के लिए टीचर्स यानी कि शिक्षक से क्या आशा रखते हैं दोस्तों? वो रखते हैं कि निष्पक्ष व्यवहार की, यानी कि वो बच्चे के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें, यानी कि किसी के साथ बुरा या भला ना कहे, या फिर एक को ज़्यादा या एक को कम प्रेम ना करे, यानी कि निष्पक्ष यानी कि निष्पक्ष व्यवहार
करने की वो क्या रखता है, एक अभिभावक टीचर से आशा रखता है। और दूसरी रखता है दोस्तों कि सहानुभूति एवं प्रेम की भावना उसमें होनी चाहिए। ये दो बातें एक अभिभावक अपने बच्चों के लिए एक टीचर से रखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शिक्षक को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? दोस्तों उनको उठाना चाहिए, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम आयोजन करवाना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके द्वारा की जानकारी शिक्षकों को, यानी कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि खालिस्तान में क्या आएगा, व्यवहार की जानकारी शिक्षकों को हो। क्या हो? व्यवहार की जानकारी उनके बारे में शिक्षकों को होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि जिसमें छात्र अधिक एक्टिव क्रियाशील होते हैं? यानी कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि है जिससे छात्र अधिक एक्टिव यानी कि क्रियाशील होते हैं? वो है दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि। जैसे अब मैं आपके सामने प्रश्न विधि लेकर आ रहा हूं। जैसे ये अब जो वीडियो आप देख रहे हो ये क्या है? प्रश्नोत्तर विधि है। इसमें आप ज़्यादा एक्टिव हैं। क्या है? ज़्यादा एक्टिव। अगर मैं ब्लैक बोर्ड पर लेके आपको ऐसे पढ़ा था तो शायद आप इतने एक्टिव नहीं हो पाते जितने आप इस समय एक्टिव हो, क्योंकि आपको चल रही है, ये वीडियो चल रही है और आप देख रहे हो, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं और आप इस वीडियो को सुन रहे हो और देख रहे हो। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ आप बैठ कर देख रहे हो। ठीक है। तो ये प्रश्नोत्तर विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक छात्र के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? दोस्तों सबसे अधिक इसका महत्व सर्वाधिक किसका होगा? ये होगा दोस्तों कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का कहां तक विकास कर पाता है, ये उसके लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों 29वां नंबर का क्वेश्चन है कि किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु कंटेंट को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर्स का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए। प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए। पहले तो टीचर खुद प्रभावी होना चाहिए, तभी तो बच्चों को सिखा पाएगा। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? यानी कि मैं एक छात्र हूं, मेरी एक दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या होनी चाहिए? दोस्तों ये होनी चाहिए कि छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। इससे क्या होती है? छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, यानी कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं छात्र संघ संगठन से। ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं 31वां क्वेश्चन कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? उसमें रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये रिपीट हो चुका है, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू के फलस्वरूप क्या है? ये सभी के सभी है दोस्तों कि बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। सभी के सभी राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ऐसा हुआ है दोस्तों। ठीक है। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला कि शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? खेल के अवसर प्रदान करना, यानी कि छोटे बच्चों को सबसे अधिक खेल से प्रेम होता है दोस्तों, इसलिए उनको शिशुशाला में खेल के अवसर प्रदान करना अति आवश्यक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34वां कि बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? क्या संभव नहीं हो सकता? इस नहीं पर फोकस करना है कि दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? कौन सा संभव नहीं हो सकता? दोस्तों इसमें प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जा सकता, ये संभव नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है। हम सभी बच्चों को एक साथ ध्यान देते हैं, यानी कि एक पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला है कि वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? यानी कि आजकल प्राइमरी शिक्षा गिरती जा रही है, यानी कि डाउन हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? दोस्तों इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षक और छात्र का विषम अनुपात, यानी कि शिक्षक सोचता क्या है और छात्र क्या सोचते हैं, यानी कि शिक्षक पढ़ाता क्या है, बच्चे क्या पढ़ते हैं। इसका अनुपात दोस्तों शिक्षक और छात्र का अनुपात होना चाहिए 5, यानी कि 50 अनुपात 50 होना चाहिए, यानी कि 1 अनुपात 1
यानी कि बराबर होना चाहिए, दोनों पटले बराबर होने चाहिए। जिस तरह शिक्षक बच्चों के बारे में सोचता है उसी तरह बच्चों को भी शिक्षक के बारे में सोचना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से उस चीज़ को समझ सके। जैसे कि बच्चों को फिलहाल में जोड़ नहीं आते और शिक्षक क्या पढ़ा रहा है उनको, शिक्षक उनको पढ़ा रहा है गुणा भाग पढ़ा रहा है या फिर मैथ के सवाल सोल्व करवा रहा है, तो छात्रों को कुछ समझ में नहीं आने वाला। पहले शिक्षक को जोड़ सिखाना होगा, तभी छात्र उस चीज़ को आगे पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसलिए शिक्षक छात्र का विषम अनुपात ही आज की प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण बन गया है दोस्तों। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों सीखने के अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। ये सभी के सभी अपन को मिलते हैं कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना अति आवश्यक होना चाहिए। यानी कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। यानी कि जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। किसी के अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में अपेक्षित होगा। यानी कि कोई आपके साथ एक अच्छा व्यवहार करता है, आलोचना करता है, सॉरी दोस्तों आलोचना करता है, यानी कि कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, आपकी बुराई करता है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, एक मित्र के रूप में आप उसको समझाएंगे कि भाई तू ऐसा मत कर, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और मैं बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप एक मित्र के रूप में उसको समझाएंगे, ठीक है, ना कि एक मूर्ख के रूप में, ठीक है, ना कि उसकी आलोचना करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय होनी चाहिए। दोस्तों शिक्षक की, अगर छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन क्षमता ये महत्वपूर्ण होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों कि किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं। दोस्तों मैं उस छात्र को श्रेष्ठ मानता हूं जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूं। आप नीचे कमेंट करके बताना कि आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला। ठीक है, अगर कोई अध्यापक दंड देता है तो वो एक प्रभावी अध्यापक नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके लिए एक आवश्यक नहीं है दंड, तो किसी भी शिक्षक को नहीं देना दोस्तों। एक बात का याद रखना है आपको कि दंड तो किसी भी शिक्षक को नहीं देना चाहिए। ठीक है, बल्कि उसको समझाना चाहिए। ठीक है, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण कौन सा है, यानी कि छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक होती है, लेकिन अपन को नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण पेश करना है, तो हम क्या करेंगे कि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, ये एक उनकी नकारात्मक है। ठीक है, अगला दोस्तों कि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। कब संभव हो सकता है, श्रोता के स्तर को जानकर ही संभव हो सकता है प्रभावी संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो, यानी कि अनुपस्थित हो, तो आप क्या करेंगे। मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं उस छात्र को कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा। यानी कि उससे तो मैं पहले उनके माता पिता से बात करूंगा कि क्या हो रहा है। यदि वो बीमार है तो मैं उनके माता पिता से कहकर उनके अच्छे इलाज की कामना करूंगा कि बच्चे का अच्छा इलाज करवाइए, और अगर कोई पैसे की ज़रूरत हो आपके पास तो मैं उनकी थोड़ी बहुत सहायता करूंगा, और इसी के साथ मैं उसकी कोशिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, पहले तो हमको कारणों का पता लगाएंगे और उसके बाद उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, तभी हम एक अच्छा अध्यापक कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है दोस्तों, ना कि एक वर्ग का कल्याण होता है। ठीक है, समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है, परिवार का भी होता है, समाज का भी होता है, देश का, राष्ट्र का, सभी का कल्याण होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो कक्षा में क्रियाशील हो, जो कक्षा में क्या हो दोस्तों, क्रियाशील हो, एक्टिव हो, ऐसे विद्यार्थियों को मैं क्या करूंगा, पसंद करना चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि सर ने आंसर तो हाथ के हाथ ही बता रखा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने आपके पीडीएफ के लिए ऐसा किया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा खर्च ना हो और मैं फटाफट से क्वेश्चनों को टिक करता चलूँ और आपका रिवीजन हो सके दोस्तों। ठीक है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होना चाहिए दोस्तों, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण होना चाहिए कि अध्यापक के प्रति संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। ठीक है, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण। ठीक है,
चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं 47वां क्वेश्चन है कि छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहेंगे? निगमन विधि कहते हैं दोस्तों, उसको क्या कहेंगे? निगमन विधि कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा सीखने का प्रभावी उपाय कौन सा है? वार्तालाप करना। बिल्कुल दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करें, अपने घर परिवार दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बात करें, आपको भाषा एकदम करेक्ट आने लग जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये एक वार्तालाप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगला है कि छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है? यानी कि छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ही एक छात्र की मूल्यांकन कर सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति है ये। ठीक है, मूल्यांकन करने की। और आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है दोस्तों? वो होती है स्वयं, खुद की और अध्यापक के आदर्श चरित्र की। ठीक है दोस्तों, ये छात्र के चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्वयं की और अध्यापक के आदर्श चरित्र के दोस्तों। तो ये थे दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के टॉप 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारे जो भी वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन में आ जाएगा और आप जाकर हमारी वीडियो देख सकते हो। इससे आपको ही फायदा होने वाला है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, आप तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू, धन्यवाद।